झारखंडियों को क्या हासिल हुआ? झारखंडियों के हाथ विस्थापन आया, झारखंडियों के हाथ में पलायन आया, झारखंडियों के हाथ में भूख और गरीबी आई, बड़े कारपोरेट घरानों की निगाह झारखंड पर लगी हुई है, तो उसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। आदिवासियों मूलवासियों को लड़ाने वाली जो ताकतें हैं, उनके खिलाफ वो कितनी जागरूकता के साथ खड़े हैं और कितनी मुस्तैदी के साथ वो उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जो उद्देश्य उस समय था, क्या आज वो उद्देश्य जीवित है और वो उद्देश्य पूरा हो पाया है? जब मित्तल को यहाँ जमीन देने की कोशिश की गई तो खूंटी की जनता उठ खड़ी हुई और उन्होंने उद्योग लगाने से उनको रोक दिया। झारखंड में जो भी रहने वाली जो दूसरी जमातें थी, जो ताकतें थी, जो समुदाय थे, उनका आंदोलन था और इसके भीतर दरार पैदा करने की कोशिश पिछले 25 सालों से लगातार की जा रही है। जमीन से जो विस्थापित हुए आज कहाँ हैं? उन पर कौन पूछने जा रहा, कौन देखने जा रहा? क्या उनको मुआवजा मिला भी ठीक से या नहीं मिला? सरकार यहाँ की नहीं चलाती है, बल्कि अफसर इसे चलाते हैं इस पूरे राज्य को। आप इस बात से कितने इत्तेफाक रखते हैं? मैं तो इस बात को मानता हूँ, हजारों लोगों को पर देशद्रोह का मुकदमा इसलिए लगा दिया गया क्योंकि लोग पत्थर गड़ी करके अपने अधिकारों की बात कर रहे थे, जल जंगल जमीन की को बचाने की बात कर रहे थे। छोटा नागपुर और संथाल परगना काश्तकारी जो अधिनियम थे, उनको बदलने की कोशिश की गई थी। कोई भी निर्णय जनता के बिना पूछे हुए न लिया जाए, ये कुल मिला के उद्देश्य झारखंड राज्य का था। झारखंड के लोगों ने अपने जो मूल बुनियादी सवाल हैं, जल जंगल जमीन संस्कृति भाषा, इसको नहीं छोड़ा है और इसको और मजबूती से उन्होंने खड़ा किया है। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा सबक है। आज 15 नवंबर को झारखंड अपना 25वां स्थापना दिवस बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। पूरे राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, लेकिन इन सब के बीच आज भी सवाल ये है कि क्या जिस उद्देश्य से झारखंड का निर्माण हुआ था, क्या आज उद्देश्य वो पूरा हो पाया है? क्या वो सपना साकार हो पाया है जो सपना आंदोलनकारियों ने देखा था? इसी सिलसिले में आज हम बातचीत करने के लिए पहुंच चुके हैं फैसल अनुराग सर के पास। फैसल अनुराग सर के बारे में आपको बताएं कि ये झारखंड और देश के बड़े और नामचीन पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। झारखंड में इन्होंने काफ़ी सालों तक काम किया है और राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में खासकर इनका खासा योगदान रहा है। और आपको इनके बारे में एक विशेष बात ये भी बताएं कि कैंसर के बारे में, कैंसर से ये खुद लड़े हैं और आज कैंसर के बारे में लगातार ये जागरूकता फैला रहे हैं। कई इन्होंने पुस्तक भी लिखी है झारखंड के ऊपर। इसी सिलसिले में हम बात करते हैं, इनसे जुड़ते हैं सीधे फैसल अनुराग सर के साथ। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत जोहार लोकतंत्र 19 की तरफ से, और सबको भी जोहार। झारखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। झारखंड की जनता और खासतौर पर जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है, उन सबको जोहार और उन सबको शुभकामनाएं कि एक लंबी यात्रा 25 साल की पूरी हुई इस राज्य की। सबसे पहले सवाल तो सर आपसे यही रहेगा कि जो सपना देखा था आंदोलनकारियों ने, जो उद्देश्य उस समय था, क्या आज वो उद्देश्य जीवित है और वो उद्देश्य पूरा हो पाया है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो झारखंड अलग राज्य का निर्माण जिन परिस्थितियों में हुआ था, उसका एक खास राजनीतिक संदर्भ था। बावजूद इसके झारखंड के लोगों ने, झारखंड के लिए लड़ने वाले तमाम आंदोलनकारियों ने एक बड़ा सपना देखा था, एक स्वशासी झारखंड के निर्माण का सपना देखा था। एक ऐसे झारखंड के निर्माण का सपना देखा था जिसमें जल जंगल जमीन सहित तमाम प्राकृतिक संसाधनों पर ग्राम सभा का और आम आदिवासियों का, मूलवासियों का उस पर अधिकार हो। एक सामाजिक समन्वय वाली व्यवस्था यहाँ बने और साथ ही एक ऐसा स्टेट बने, एक ऐसा राज्य बने जिसमें उद्योग, कृषि और जंगल, इन तीनों के बीच में एक समन्वय हो और कोई भी निर्णय जनता के बिना पूछे हुए न लिया जाए। ये कुल मिला के उद्देश्य झारखंड राज्य का था। लेकिन कहा जाना चाहिए कि 25 साल में जिस ढंग की राजनीतिक परिस्थितियां झारखंड में बनी हैं, उसमें इसके बहुत सारे सपने अधूरे पड़े हुए हैं। या यह भी कहा जा सकता है कि कई
जो कदम उठाए जाने चाहिए थे उस कदम को उठाने में कोई सरकार पूरे साहस का परिचय नहीं दे पाई है। एक बात तो मेरी नज़र में ये, बावजूद इसके कि झारखंड की जो पिछले माने जो अभी वर्तमान जो परिदृश्य है इसमें जो सरकार है इसकी संवेदनाएं झारखंड के मुद्दों से ज़रूर जुड़ी हैं, लेकिन उसके सामने जो केंद्र की चुनौतियां हैं, जो राजनीतिक चुनौतियां हैं, जिस ढंग से झारखंड में सांप्रदायिकीकरण के प्रयोग किए जा रहे हैं, जिस ढंग से बड़े कारपोरेट घरानों की निगाह झारखंड पर लगी हुई है, तो उसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं और यह उसकी परीक्षा भी है कि वो जनता के सपनों पर साकार पर वो खरी उतरेगी या कारपोरेट के द्वारा ऑप्ट कर ली जाएगी, कॉप्ट कर ली जाएगी। यह एक बड़ी चुनौती है। मेरी समझ से अगर झारखंड की जनता जागरूक है, झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, झारखंड के अन्य लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहेंगे और वो संघर्षशील रहेंगे और दबाव बनाए रखेंगे, तो तय है कि जल, जंगल, जमीन, ग्राम स्वशासन का जो सपना है झारखंड का, वो समय जो भी लगे पूरा होगा और उस पर नियंत्रण और उस पर कोई भी निर्णय बिना जनता से पूछे हुए कोई कर पाएगी सरकार, ये संभव नहीं है। ये 25 साल पीछे मुड़कर देखने का अवसर भी लोगों को दे रहा है और लोगों को आत्म परीक्षण करना चाहिए। खासतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को आत्म परीक्षण करना चाहिए। यहाँ के जो आंदोलनकारी ताकतें हैं उनको अपनी परीक्षा करनी, आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। इसके साथ साथ जो सरकार में और सरकार के सहयोग में बैठे हुए लोग हैं उनको भी आत्म परीक्षण करना चाहिए कि वो जो बातें आदिवासियों, मूलवासियों के हित में बोलते हैं और आदिवासियों, मूलवासियों को लड़ाने वाली जो ताकतें हैं उनके खिलाफ वो कितनी जागरूकता के साथ खड़े हैं और कितनी मुस्तैदी के साथ वो उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। क्योंकि झारखंड आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह एक सबों का आंदोलन था। झारखंड के मूलवासियों का आंदोलन था, झारखंड के आदिवासियों का आंदोलन था, झारखंड के मुसलमानों का आंदोलन था, झारखंड में जो भी रहने वाली जो दूसरी जमातें थी, जो ताकतें थी, जो समुदाय थे, उनका आंदोलन था। और इसके भीतर दरार पैदा करने की कोशिश पिछले 25 सालों से लगातार की जा रही है। खास तौर पर जो सांप्रदायिक राजनीति करने वाली ताकतें हैं, जो कारपोरेट परस्त ताकतें हैं, वो झारखंड की जनता से उसका अधिकार छीनने की पुरजोर कोशिश करती रही हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि झारखंड की जो पहली सरकार बनी थी उसके जो मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, उन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब का शीर्षक था ग्रेटर रांची और उसमें यह बताया गया था कि किस तरह आदिवासियों की ज़मीन की लूट का रास्ता खुलना चाहिए और कारपोरेटाइजेशन का पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। उसका कुल लबो-लुबाब ये था। ये बातें बहुत ही परोक्ष तौर पर कही गई थी, लेकिन कुल लबो-लुबाब यही था। और ये सपना आज भी झारखंड के बहुत सारे राजनीतिक समूहों का है कि झारखंड के जो संसाधन है इसके लूट के लिए जो बड़े कारपोरेट घराने हैं, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, या जो दूसरे नेशनल इंटरनेशनल कंपनियां हैं, उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाए। लेकिन झारखंड की जनता ने 25 साल में यह दिखाया है कि जब मित्तल को यहाँ ज़मीन देने की कोशिश की गई तो खूंटी की जनता उठ खड़ी हुई और उन्होंने उद्योग लगाने से उनको रोक दिया। उन्होंने इसलिए रोका क्योंकि जिस ढंग से ज़मीन वहाँ ली जा रही थी वह गैरकानूनी तरीके से ली जा रही थी और लोगों के फसली ज़मीन को लेकर उनको विस्थापित करने की योजना थी और पुनर्वास का कोई पैकेज नहीं था। इसी ढंग से झारखंड की जनता ने कोयलकारो आंदोलन हो, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का आंदोलन हो, संथाल परगना में कई आंदोलन हैं और सिंहभूम में कई आंदोलन हैं, सरंडा को बचाने का सवाल है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर झारखंड की जनता लगातार सजग है। और सबसे बड़ा सवाल इन 25 सालों के बावजूद हल नहीं हुआ है, जो बहुत दुखद है, वो है कि यहाँ पैसा एक्ट अभी तक लागू नहीं किया गया है। पैसा एक्ट तो लागू किया गया है, मतलब उसकी जो नियमावली है वो नहीं बनाई गई है। तो वर्चुअली देखा जाए तो वो एक तरह से इनएक्टिव ही है। तो उसको कैसे इनएक्ट किया जाए, उसको कैसे प्रभावी बनाया जाए, उसको कैसे जनता के राय के अनुकूल बनाया जाए और उसकी नियमावली में जो लघु उद्योग, लघु
प्राकृतिक संसाधन है उस पर ग्राम सभाओं के अधिकार को कैसे सुनिश्चित किया जाए, और बड़े उद्योगों पर भी और बड़े संसाधनों के लिए भी अगर कोई जगह लेने की बात हो तो ग्राम सभाओं की भूमिका कैसे बढ़ाई जाए, इस पर सोचने की ज़रूरत है। 25 साल यह अवसर दे रहा है कि संकल्प लिया जाए कि झारखंड की जनता के सपनों के अनुकूल, यानी कि बिरसा मुंडा, सिधो कान्हू, चांद भैरव, रघुनाथ सिंह और तमाम जो दूसरे लोगों ने सपने देखे थे, जयपाल सिंह मुंडा या एनी होरो, शिबू सोरेन, इन तमाम लोगों ने जिस लड़ाई को खड़ा किया और जिस ढंग से उन्होंने झारखंड के स्वशासी स्वरूप के बारे में बात की, उसको आगे बढ़ाया जाए। यह चुनौती झारखंड के सरकार के सामने भी है, झारखंड की जनता के सामने भी है, मूलवासियों और आदिवासियों के सामने विशेष तौर पर है कि वो आपस में लड़े नहीं बल्कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए झारखंड में जो सद्भाव की परंपरा है उसको कायम रखें और कोई भी समस्या है उसको बातचीत से हल करें। ये 25 साल का सबसे बड़ा अवसर है सोचने का और ये संकल्प लेने का। सर, आप कह रहे थे कि कॉरपोरेट घरानों की लूट के बारे में आपने बातें कही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक सवाल ये भी है कि अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं होंगे, क्योंकि मैं कुछ कल किताबें पढ़ रही थी, कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी जिसमें कि इसे रोज़गार का एक बहुत बड़ा साधन के रूप में देखा जाता है, और दूसरा ये भी है कि खदानें तो खोली जाती हैं लेकिन यहाँ पर वो प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पर नहीं लगे होते हैं, दूसरे राज्यों में लगे होते हैं, जिसकी वजह से रोज़गार उधर स्थापित होता है, यहाँ से पलायन होता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, आप इसे कैसे देख पाते हैं? देखिए, मूल सवाल यह है कि हम किस ढंग की आर्थिक नीति लाना चाहते हैं। राज्य अपनी आर्थिक नीति ला सकता है क्या, इस पर सोचना चाहिए। उद्योग की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता, लेकिन सवाल है कि उद्योग किसके लिए, किसके नियंत्रण में, उद्योग चलाने वाली ताकतें कौन होगी, उसके मुनाफे का क्या होगा, वो मुनाफा झारखंड की जनता के भीतर वितरित होगा या नहीं होगा, इसका सवाल है कि उसमें जो लोग काम करने आएंगे, उसमें जो हुनर संपन्न जो लोग आएंगे, जो कुशल लोग आएंगे, वो कौन होंगे और उनके उसमें झारखंड की जनता की क्या हिस्सेदारी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। आप झारखंड में आप देखिएगा, बिहार के ज़माने में 1947 के बाद जब आज़ादी मिली, सबसे ज़्यादा उद्योग झारखंड के क्षेत्र में खोले गए। बोकारो खुला, HEC खुला, जमशेदपुर में बहुत सारे उद्योग खुले और भी कई छोटे बड़े उद्योग खुले, लेकिन उसमें कुल मिलाकर झारखंडियों को क्या हासिल हुआ? झारखंडियों के हाथ विस्थापन आया, झारखंडियों के हाथ में पलायन आया, झारखंडियों के हाथ में भूख और गरीबी आई और संपत्ति विहीनता आई। उनके हाथ में जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी वो उनसे छीन ली गई। तो इस ढंग के माहौल को बदलने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर झारखंड के विकास की एक मुकम्मल योजना की ज़रूरत है। मैंने शुरू में ही कहा कि उद्योग, कृषि और जंगल और उद्योग, इन तीनों के बीच में समन्वय स्थापित करके हम छोटे और मध्यम, मझोले और कुछ बड़े उद्योगों का एक जाल बिछा सकते हैं, जिसमें बिना विस्थापन के, और अगर ज़रूरत पड़ी थोड़ी बहुत विस्थापन की, तो उसका पुनर्वास, बेहतरीन पुनर्वास करके, उनका सांस्कृतिक पुनर्वास करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है कि किसी बड़े कारपोरेट घराने को यहाँ बुला लिया जाए, उनको ज़मीन दी जाए, वो यहाँ जैसे कि अडानी को दिया गया वहाँ संथाल प्रणाम गोड्डा में, वो उस ज़मीन से जो विस्थापित हुए आज कहाँ हैं, उन पर कौन पूछने जा रहा है, कौन देखने जा रहा है, क्या उनको मुआवजा मिला भी ठीक से या नहीं मिला, उनका पुनर्वास, उत्पादन बांग्लादेश होता है, और वहाँ जो बिजली उत्पादित होती है वो बिजली झारखंड को किस मूल्य पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सोचने का सवाल है कि आज हम दुनिया के रेस से, दुनिया की जो प्रतिस्पर्धा है उससे बाहर नहीं हो सकते, और उस प्रतिस्पर्धा में झारखंड के संसाधनों का अगर हमको सदुपयोग करना है तो हमको विकास की एक नई रणनीति बनानी होगी, जो विस्थापन मूलक नहीं हो, जो लोगों के अंदर अलगाव का भाव पैदा नहीं करे, बल्कि सबके समन्वय से, सबको जोड़कर एक नई आर्थिक संरचना खड़ी की जाए, जिसमें विस्थापन और पलायन रुके और लोगों के लिए अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो। इसके लिए ज़रूरत है, इसके लिए झारखंड की सरकार को, झारखंड के बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए, और देश दुनिया में
बहुत सारे ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जिनको देखना चाहिए कि कैसे चीज़ें खड़ी हो रही हैं और कैसे वो स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मुहैया कराने में सक्षम हो रही हैं। चीन इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां अभी कुछ समस्याएं बेरोजगारी की कभी कभार दिखती हैं, लेकिन मूल रूप से अगर आप देखेंगी तो चीन के छोटे छोटे प्रांतों में विस्थापन को हल करने के लिए पुनर्वास की जो बहुत बड़ी व्यवस्था की गई, लोगों को एकदम नई जिंदगी दी गई, लोगों के लिए नए सपने सृजन किए गए और उसमें लोगों के सामने नए अवसर बने, वो एक बड़ा उदाहरण है जिससे झारखंड में हम सीख सकते हैं और अपने संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने लोगों की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समृद्धि को हम विकसित कर सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर ठोस रूप से सोचने और विचार करने की ज़रूरत है। सर, इन 25 सालों के दरमियान कई बार राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिला, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पर ज़ीरो ही लगभग दिखाई दी। वहीं जब हम छत्तीसगढ़ की बात करें जो हमारा पड़ोसी राज्य है और बिल्कुल सेम समय पर उसका भी स्थापना हुआ था, लेकिन वहाँ पर ऐसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिखाई नहीं देती है, जबकि झारखंड में इतनी ज़्यादा उथल पुथल है। ये इतना बड़ा डिफरेंसेस क्यों है? देखिए, पहली बात तो यह है कि झारखंड में 2014 के बाद से पॉलिटिकल उथल पुथल नहीं है, लगभग 11 साल हो गए। दूसरी बात है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से इसका कोई संबंध नहीं है कि उस राज्य का विकास होता है या नहीं होता, बल्कि कई बार जो पॉलिटिकल अस्थायित्व होता है वो लोगों के लिए बहुत घातक होता है, जैसा छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जिस ढंग से हसदेव के जंगल वहाँ काट दिए गए, जिस ढंग से वहाँ बड़े पैमाने पर लोगों को से जंगल और ज़मीन छीना जा रहा है बड़े उद्योग घरानों के लिए, तो वो एक बड़ी चुनौती है। सिर्फ पॉलिटिकल अस्थायित्व तो देखना नहीं होता, देखना ये होता है कि जो पॉलिटिकल अस्थायित्व है उसके पीछे विचारधारा क्या है, उसके पीछे कौन सी योजनाएं हैं, उसके पीछे कौन से विचार तत्व हैं, उसके पीछे कौन सी राजनीतिक ताकत है जो अस्थायित्व दे रही है। अगर उसके अंदर अपने लोगों के प्रति ही संवेदना नहीं है, जंगल काट दिए जाते हैं सिर्फ एक उद्योग घराने को खुश करने के लिए, तो वैसे अस्थायित्व की कोई ज़रूरत नहीं होती। झारखंड में उथल पुथल का दौर इसलिए था क्योंकि झारखंड एक वाइब्रेंट स्टेट है, काफ़ी क्या बोलिएगा जागरूक राज्य है और झारखंड के लोगों ने अपने अधिकारों को हमेशा ही समझा है, देखा है और उसको एक बड़े पैमाने पर लोगों के सामने चुनौती के रूप में प्रस्तुत भी किया है। और ये जो लोगों का जो हस्तक्षेप है, इसने राजनीतिक तौर पर किसी भी दल को अस्थायित्व देने में बाधा क्रिएट इसलिए भी की है क्योंकि लोग जानते हैं कि किसी एक दल के हाथ में अगर सत्ता चली जाएगी तो उसका बहुत बुरा उपयोग इस देश में होता रहा है, इस देश के राज्यों में होता रहा है। झारखंड उससे बचना चाहता है, इसलिए देखिएगा कि यहाँ जैसे 2014 में भी जो अस्थायित्व दी गई थी, एक सरकार बनी थी रघुवर दास के नेतृत्व, उसमें क्या हुआ था, उसमें लैंड बैंक बना, उसमें खूंटी में हजारों लोगों को पर देशद्रोह का मुकदमा इसलिए लगा दिया गया क्योंकि लोग पत्थलगड़ी करके अपने अधिकारों की बात कर रहे थे, जल जंगल जमीन को बचाने की बात कर रहे थे। छोटा नागपुर और संथाल परगना काश्तकारी जो अधिनियम थे उनको बदलने की कोशिश की गई थी। कितने ह्यूमन राइट का उल्लंघन उस दौरान हुआ था। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे तो ये पॉलिटिकल अस्थायित्व इस बात की गारंटी नहीं है कि इसमें लोगों के अधिकार और लोगों का विकास संभव होगा। ज़रूरत इस बात की है कि राज्य के सामने एक एजेंडा रखा जाए, राज्य के सामने बताया जाए कि किस ढंग से हम विकास करना चाहते हैं, लोगों की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं और लोगों के मानवाधिकार के, लोगों के जनाधिकार के और लोगों के तमाम तरह के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए, उनके जल जंगल जमीन की हिफाजत करते हुए, उनको बिना विस्थापित किए हुए हम कैसे आगे राज्य को ले जा सकते हैं, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। सर, अगर बात करें कि ये राज्य यानी झारखंड अपना राज्य जो आदिवासियों के अधिकार के लिए बना था, जो आदिवासियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए बना था, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए बना था, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन आज भी कहीं ना कहीं गौन है। इसका कारण यह है कि देखिए, झारखंड उस जो आप बोल रही हैं वो अधिकार हासिल करने के लिए निरंतर संघर्षरत।
झारखंड को आप दो धरातल पर देखिए, एक जो चुनावी राजनीति है उस आधार पर देखिए, और दूसरा देखिए कि जो जनता के स्तर पर चलने वाली विभिन्न तरह की प्रवृत्तियां और जो प्रयोग हैं उसकी चेतना के स्तर पर देखिए। तो जनता अपने चेतना के स्तर पर लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है, सरकार पर वह दबाव बनाती है, तमाम सरकारों पर उसने दबाव बनाया है। इसका परिणाम ये हुआ है कि जब कोयल खारों के लोगों ने विस्थापन के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनको गोलियों से भून दिया गया। राज्य बनने के बाद ये घटना हुई। तो ऐसी स्थितियों में हम यह कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि झारखंड की जनता अपने अधिकारों के प्रति बेहद सजग है, और इस सजगता का ही परिणाम है कि झारखंड का जो पूर्ण सांप्रदायिकीकरण और कारपोरेटाइजेशन का जो प्रोसेस था उसको झारखंड की जनता ने एक हद तक रोक दिया है, और वो यह डिमांड को कर रही है कि झारखंड की जो वर्तमान सरकार है वो विकास का एक नया एजेंडा लोगों के सामने रखे, जिसमें जनता की भागीदारी बढ़े और लोगों के अधिकारों की हिफाजत हो। और झारखंड की सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो लोगों के जनाधिकारों की रक्षा करे, लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए आगे बढ़े, ताकि सबके सहयोग से झारखंड को उस स्तर तक पहुंचाया जाए जिसका सपना यहाँ के आंदोलनकारियों ने देखा था। सर, एक और बड़ा सवाल, क्योंकि हाल के घटनाओं से ये साफ तौर पर देखा जा रहा है, कई ऐसे घोटाले सामने आए, कई रोज़ एसीबी की भी जांच होती है जिसमें ऐसा देखा जाता है कि 5,000, 10,000 या कभी 20,000, कभी करोड़ों रुपए के घपला करते पकड़ाते जाते हैं, या फिर उसका रिश्वतखोरी करते पकड़े जाते हैं। तो झारखंड को कई बार कहा जाता है कि यहाँ पर सरकार यहाँ की नहीं चलाती है बल्कि अफसर इसे चलाते हैं, इस पूरे राज्य को। आप इस बात से कितने इत्तेफाक रखते हैं? मैं तो इस बात को मानता हूँ कि झारखंड को जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके जाल से बाहर निकालना चाहिए, बल्कि झारखंड की सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो अफसरशाही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जनता के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। ब्यूरोक्रेसी को यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति की अलग से उनका प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो सजग हो सकें और वो यहाँ झारखंड की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप वो क्रियाकलाप कर सकें। अभी दुर्भाग्य ये है कि वो जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, जो पूरा ब्यूरोक्रेटाइजेशन हमारे सरकार का है, वो बढ़ता जा रहा है। उसको रोकना, उसको बाधित करना और उसका जनता के अनुकूल उसको बनाने के ज़रूरत है। ये एक बड़ा टास्क है जो इस सरकार को करना चाहिए। अगर यह सरकार करने में सफल नहीं होगी तो यह उसके लिए आत्मघाती कदम होगा। सर, क्योंकि आप झारखंड आंदोलन के समय से ही एक्टिव रहे पत्रकारिता में, और आपने बहुत से बदलाव देखे होंगे, बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, कुछ ऐसी अनसुनी कहानियाँ जो आप हमें सुनाना चाहें, जिसके बारे में आप बताना चाहें, जो शायद आज जानने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए अंशु जी, इसमें ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो झारखंड के लोगों को जानना चाहिए, झारखंड के इतिहास को जानना चाहिए, झारखंड की संस्कृति को जानना चाहिए, और इसके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसको जानने की ज़रूरत है। लेकिन अभी तो हम लोग के पास समय का अभाव है। कभी इस पर हम लोग एक लंबी बातचीत कर सकते हैं और हम यह देख सकते हैं कि झारखंड के इतिहास के पूरे कालखंड को, ज़्यादा नहीं, अगर हम पिछले 200 साल के इतिहास को ही देखेंगे तो कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, कई ऐसे बड़े लोग पैदा हुए हैं हमारे समाज में जिनसे हम प्रेरणा हासिल कर सकते हैं। उन घटनाओं का कोई दस्तावेजीकरण बहुत कम हुआ है, उसको और होने की ज़रूरत है। झारखंड आंदोलन के क्रम में ही बहुत सारी चीज़ें, शिबू सोरेन की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो उन्होंने बाल विवाह रोकने की दिशा में जो कदम उठाया था, या उन्होंने जो अशिक्षा माने लोग शिक्षित हों इसके लिए जिस ढंग से कदम उठाया था, जिस ढंग से आंदोलन किया था, जिस ढंग से उन्होंने सूदखोरी रोकने की कोशिश की थी, जैसे उन्होंने महिलाओं पर जो उत्पीड़न होता है उसको रोकने की कोशिश की थी, ऐसी अनेक कहानियां हैं जो पर्सनल कहानियां हैं जिनको हम लोग को जानना चाहिए। वो बहुत ही प्रेरक कहानी है। इसी ढंग से बिरसा मुंडा के ज़माने के बहुत से ऐसे गीत हैं जिसमें एक जगह बिरसा मुंडा का एक गीत कहा गया है कि जब बिरसा का आंदोलन चल रहा था तो किसी गांव के ही व्यक्ति ने ये गीत गाया था कि
देखो एक काली आंधी आ रही है और उस आंधी में हमारी बहुत तेज हवा है और उसमें हमारी धूल उड़ती चली जा रही है, जैसे कि हमारी ज़मीन उड़ती चली जा रही हो और हमारी ज़मीन इसी ढंग से दीकुओं के हाथ में जा रही है। तो इस ढंग से अनेक कथाएं हैं, अनेक कविताएं हैं, अनेक लोगों के अनुभव हैं, अनेक तरह के लोगों के प्रसंग हैं जिनको हमको जानना चाहिए, लेकिन अभी तो हम उस पर बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। इस पर कभी हम लोग विस्तार से बात करेंगे, हम भी थोड़ी तैयारी कर लेंगे। जो हमारी स्मृति में है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कहना चाहते हैं, या लोग और भी दूसरे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी चीज़ें उनकी स्मृतियों में हैं, उसका दस्तावेजीकरण होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति से, अपने लोग पुरखों से परिचित हो सके और उनके आचार व्यवहार से सीख सके, उनके बोली वचन से सीख सके और उनके व्यवहार से देख सके कि कैसे उन्होंने अपनी लड़ाइयों को आगे बढ़ाया, किस ढंग के भाषा और किस ढंग की शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया जो झारखंड की चेतना को इतना उन्नत बनाकर आगे ले गया। सर, आखिर में एक सवाल ये रहेगा कि आपने इन 25 सालों के दरमियान क्या अच्छे बदलाव देखे और क्या संभावनाएं और आप देख पाते हैं झारखंड में? देखिए, एक तो बड़ा बदलाव मैंने जो देखा है वो देखा है कि झारखंड के लोगों की चेतना का स्तर बहुत उन्नत हुआ है। झारखंड के लोगों ने अपने जो मूल बुनियादी सवाल हैं, जल, जंगल, ज़मीन, संस्कृति, भाषा, इसको नहीं छोड़ा है और इसको और मजबूती से उन्होंने खड़ा किया है। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा सबक है और ये एक तरह से एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा है जिसको हमको समझना चाहिए। इतना बड़ा आज डिजिटल युग में प्रहार है संस्कृति का, उसके बावजूद झारखंड में लोगों ने जो अपने सामूहिक सांस्कृतिक चेतना को बचा के रखा है, यह मेरी समझ से एक बहुत बड़ी बात है और झारखंड की यह एक बहुत बड़ी देन है दुनिया को, एक सांस्कृतिक देन है। आज जब इकोलॉजी में हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा क्लाइमेट चेंज का मामला है, उसमें हमारे झारखंड के लोगों ने जैसे क्लाइमेट को बचाने की कोशिश की है, जैसे जल, जंगल, ज़मीन की हिफाजत की है, जैसे उन्होंने प्रकृति और लोगों और के साथ एक रिश्ता बना के रखा है, यह एक बहुत बड़ा सबक है और हमको लगता है ये बदलाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप देख रहे थे फैसल अनुराग सर के साथ की हमारी बातचीत। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? झारखंड आज 25 सालों का हो गया है, युवा हो गया है, तो अब आप इस झारखंड को किस नज़रिए से देखते हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।